को आसान बनाने के लिए उठाए गए कई कदम। दिल्ली में टीकाकरण के ड्राई रन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की समीक्षा बैठक। शनिवार को जीटीबी, दरियागंज स्वास्थ्य केंद्र सहित एक निजी अस्पताल में होगा ड्राई रन। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा, घने कोहरे से यातायात हुआ प्रभावित। साल 2006 के बाद राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड हुए सबसे कम न्यूनतम तापमान, पारा 1.1 डिग्री तक लुढ़का। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड। नए जोश और नई दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा, घने कोहरे से यातायात हुआ प्रभावित। साल 2006 के बाद राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड हुए सबसे कम न्यूनतम तापमान। नए जोश और नई उम्मीदों के साथ नए साल का आगाज। देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू जारी। कोरोना महामारी के बीच दुनिया भर में मनाया गया नए साल का जश्न। और यूरोपीय संघ से बाहर हुआ ब्रिटेन। नए साल से अब अपनी राह खुद तय करेगा ब्रिटेन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद और यूरोपीय संघ दोनों को जताया आभार। नमस्कार, नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है हिंदी समाचारों में। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 राज्यों में 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। LHP का निर्माण मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, झारखंड के रांची, त्रिपुरा के अगरतला और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जा रहा है। योजना के तहत विभिन्न तकनीक के जरिए घर बनाए जाएंगे। ये पारंपरिक तौर पर ईंट और कंक्रीट वाले घरों के मुकाबले जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती और टिकाऊ भी हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट LHP देश में पहली बार निर्माण क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नए जमाने की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी, सामग्रियों और प्रक्रियाओं का बेहतरीन प्रदर्शन करती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, लेकिन अब सरकार का अप्रोच पूरी तरह से बदल गया है और देश में सभी को घर देने की दिशा में काम हो रहा है। अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में ही आधुनिक हाउसिंग तकनीक से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घर बनाने से जुड़े लोगों को नई तकनीक से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है, ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक और मटेरियल मिल सके। टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमल्टेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के पास अब रेरा जैसे कानून की शक्ति है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। प्रधानमंत्री ने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सलेटर्स इंडिया के तहत विजेताओं की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी दिए। और बुलेटिन में फिलहाल यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Achieved in COVID care, vaccination, foreign policy, as well as economic revival. India's response was a very humane one, recognizing that while GDP growth will come back after a lockdown, and it indeed is coming back, that this is a year of extreme uncertainty, and therefore, responded in a calibrated manner. Vaccines are on their way. The Health Ministry and the committee headed by Dr. Vinod Paul Negback, they have charted out a detailed downstream mechanism for vaccine delivery. Within the first quarter or less, vaccine availability will increase. We've learned in 2020. एक बार फिर आपका स्वागत है। कल देश भर में वैक्सीन का ड्राई रन भी होगा। इसका मकसद वैक्सीनेशन के वक्त आने वाली चुनौतियों का पता लगाना है और वास्तविक कार्यान्वयन से पहले चुनौतियों को दूर करना है। साथ ही इसमें देखा जाएगा कि टीकाकरण के लिए बनाया गया कोविन एप्लीकेशन उस वक्त कैसे काम करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय राजधानी दिल्ली में वैक्सीन ड्राई रन की समीक्षा उन्होंने बैठक भी की। दिल्ली में शनिवार को मार्क ड्रिल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे। जीटीबी अस्पताल दरियागंज और एक निजी अस्पताल में ड्राई रन होगा। राज्यों में जहां टीकाकरण होगा, वहीं संबंधित मेडिकल ऑफिसर 25-25 हेल्थ केयर वर्कर्स की पहचान करेगा, जिनको की टीका लगाया जाएगा। इन लोगों का डेटा कोविन में अपलोड होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की जगह पर स्थान की पर्याप्त उपलब्धता, जरूरी सामानों की व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वैक्सीन के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राज्य स्तर पर हेल्पलाइन 104 शुरू की जा रही है।
Clinical trials also crossed more than 26,000 members. The phase 3 is successful almost. So hence, we need to introduce to the common people by the month of January. Hence, the government, ICMR, DCGI, and other our Indian government agencies are looking forward to evaluate the vaccine's accessibility. I think there is a sufficient enthusiasm now amongst all the healthcare workers and scientists that we can do it. We should trust the scientists. There is a body of scientists which is looking at all the data. So when the vaccine goes for approval to the drug controller has a subject expert committee. आज नई दिल्ली में नए साल के पहले दिन दो प्रमुख वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को देश में आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देने के लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई। आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिलने के साथ ही इन वैक्सीनों का देश में आम जनता के लिए प्रयोग का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले बृहस्पतिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने वैक्सीन दिए जाने की तैयारियों को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिवों और अन्य संबंधित लोगों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। भारत ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रतिदिन आने वाला संक्रमण के मामलों में कमी आई है, वहीं संक्रमण से ठीक होने वालों की दर तेजी से बढ़ रही है। आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामले 2.47% यानी 2,54,254 हैं, जबकि 98,83,461 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इसी के साथ रिकवरी रेट 96.08% हो गया है। मृत्यु दर की बात की जाए तो कोविड के कारण मौत की दर 1.45% है। देश में कोविड सैंपल की टेस्टिंग में भी रोज नए आयाम तय किए जा रहे हैं। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 17,31,11,000 से अधिक कोविड सैंपल की जांच हो चुकी है, जबकि कल सिर्फ एक दिन में 10,62,420 सैंपल की जांच की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फाइजर और बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध किया है। ये निर्णय विकासशील देशों में वैक्सीन की पहुंच की गति बढ़ाने की मांग के मद्देनजर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि वे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ मिलकर सभी देशों को वैक्सीन की 2 खुराक और इसके प्रत्याशित लाभों के बारे में बताने के लिए काम करेगी। WHO की समीक्षा में पाया गया कि फाइजर और बायोएनटेक के टीके ने सुरक्षा और प्रभाव के लिए आवश्यक मानदंड को पूरा किया है। हालांकि फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन का भंडारण और वितरण चुनौतीपूर्ण है। पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना विकासशील देशों में इसके भंडारण और वितरण में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। और केरल के स्कूलों को आज 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए फिर से खोल दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के साथ सख्त अनुपालन में छात्रों को सीमित संख्या के साथ 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए कक्षाएं शुरू हो गई हैं। और असम में आज से नर्सरी से कक्षा 6 तक के विद्यार्थियों को स्कूल आने की इजाजत होगी। असम में लंबे समय से कोरोना के कारण स्कूल बंद थे। स्कूलों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं कर्नाटक में भी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू होने जा रही हैं। छात्रों को स्कूल जाने के लिए अपने माता पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। उत्तर भारत इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में आज मौसम का सबसे कम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जबकि बृहस्पतिवार का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले 8 जनवरी 2006 को 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा छाया रहा। नए साल के पहले दिन तेजी से गिरते तापमान ने लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। सड़कें खाली दिख रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण तमाम मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर है। सड़कों पर लोग अलाव जलाकर गर्मी महसूस कर रहे हैं।
मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन तक उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी रहेगा, जबकि उत्तर भारत में 3 जनवरी के आसपास हल्की बारिश या बर्फबारी की आशंका जताई गई है। दिसंबर महीने के लिए जीएसटी कलेक्शन 1,15,174 करोड़ रुपए रहा। जब से जीएसटी लागू किया गया है, ये अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा है। और अगर आपने अभी तक अपने 4 पहिया वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया है तो चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार ने इसके लिए फास्टैग की अंतिम तारीख 1.5 महीने बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दी है। पहले 1 जनवरी 2021 इसकी डेडलाइन थी। देश में करीब 30,000 पॉइंट ऑफ सेल यानी POS हैं, जहां आसानी से फास्टैग खरीदा जा सकता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे टोल प्लाजा और बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीदे जा सकते हैं। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। 2 वाहनों के लिए 2 अलग अलग फास्टैग खरीदना होगा। फास्टैग NHAI प्रीपेड वॉलेट से जुड़ा है, तो इसे चेक के जरिए या UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, नेट बैंकिंग के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है। अगर बैंक खाते को फास्टैग से लिंक होता है तो पैसे सीधे खाते से कट जाते हैं। देश भर में नया साल 2021 का आगाज हो गया है। लोगों ने कोरोना काल की सावधानियों के बीच नए साल का जश्न मनाया। गोवा की राजधानी पणजी में नए साल का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल का जश्न संगीत की धुनों के साथ मनाया गया। कोलकाता में नए साल का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। शहर के पार्क स्ट्रीट क्षेत्र में लोग आधी रात को नए साल का खास स्वागत करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में नए साल के मौके पर गुरुद्वारा बंगला साहिब को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। दिल्ली में सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च को नए साल के मौके पर खास रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ आज नए साल की शुरुआत हो गई है। इस मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नया साल एक नई शुरुआत करने का अवसर होता है और व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के हमारे संकल्प को बल देता है। कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का ये समय हमें सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। आइए हम सब मिलकर प्रेम और करुणा की भावना से एक ऐसा समावेशी समाज बनाने की दिशा में काम करें जहां शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। मेरी कामना है कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें और नई ऊर्जा के साथ हमारे देश की प्रगति के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर उम्मीद जताई कि ये साल अच्छा, स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि लाए। आशा और कल्याण की मनोवृत्ति प्रबल हो। वाराणसी के रामनगर में प्रधानमंत्री ने देश के पहले रिवर पोर्ट का उद्घाटन किया था। अब वह यहां के किसानों की कृषि उत्पाद के लिए सौगात बनकर उभरा है, क्योंकि यहां का स्थानीय प्रशासन एपीडा की मदद से निर्यात की योजना साकार करने जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी के रामनगर में जिस रिवर पोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, वह क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो रहा है। क्षेत्रीय प्रशासन बहुत उत्साहित है और यहाँ के आसपास के जिलों के कृषि उत्पाद पड़ोसी देशों में भेजे जा सकेंगे। यहाँ से एक पूरा जो राइस ग्रोइंग बेल्ट है, ये पूरा
तो राइस ग्रोइंग बेल्ट से जो राइस का एक्सपोर्ट का खासकर हम लोग पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इनको हम लोग रिवराइन मोड से हम लोग कैसे राइस यहाँ से भेज सकें। कुछ यहाँ पे जो एक्सपोर्टर से भी हम लोग की बातचीत हो रही है कि हम लोग अब अगला कंसाइनमेंट यहाँ से एक बड़ा कंसाइनमेंट हम लोग राइस का बांग्लादेश के लिए हम लोग भेजने का प्रयास करें और उसके पश्चात वहाँ पे जो हमारे राइस ईटिंग कंट्री साउथ ईस्ट एशिया वहाँ पर भी हम लोग राइस का और भी अन्य जो वेजिटेबल्स हैं अन्य एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। एपीडा जो वाणिज्य मंत्रालय की एजेंसी है वो पूरे जोर शोर से कोशिश कर रही है कि चंदौली का काला नमक चावल, वाराणसी और गाजीपुर की सब्जियां भी जलमार्ग के रास्ते से साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भेजी जा सकें। वाराणसी बेल्ट में जितना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पोटेंशियल है, ये पूरा पोटेंशियल हम इधर से वाया हल्दिया एंड कलकत्ता वी कैन सेंड इट टू साउथ ईस्ट एशिया एंड अगेन हमारे नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, हम पूरा जगह में हम भेज सकते हैं। ये कंपेयर टू ट्रेन, कंपेयर टू रोड और कंपेयर टू एयर, ये वाटरवेज में हमारा शिपमेंट होने से किसान के लिए बहुत सुविधा मिलेगा एंड एक्सपोर्टर का भी मैंने बहुत इक्वली बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कॉम्पिटिटिव होगा। केंद्र और प्रदेश सरकारों के इस प्रयास का सीधा फायदा किसानों और एक्सपोर्टरों दोनों को होगा, क्योंकि जल मार्ग से कम खर्च और बहुत आसानी से उत्पाद अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। आधुनिक जितने भी साधन हैं उनका प्रयोग एपीडा करेगा किसानों के उत्पादन को निर्यात करने के लिए। वाराणसी से हल्दिया तक का मार्ग प्रयोग में आएगा, पड़ोसी देशों में उत्पादन पहुंचेगा, यहाँ के लोकल किसानों का उनकी आय में बढ़त होगी और यही सपना है प्रधानमंत्री का। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, टीडी न्यूज़, वाराणसी। आर्मी ने एलओसी के पास पिछड़े इलाकों में युवाओं के स्किल सेंटर के लिए खोले हैं। वे लड़कियों और लड़कों के लिए कंप्यूटर शिक्षा और कोचिंग प्रदान करते हैं। वे युवा लड़कों को सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग भी प्रदान करते हैं। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने जम्मू और कश्मीर में झम और जोरियन में छात्रों से बात की। भारतीय सेना की वाईजीएन की मदद से आज मैं सेना में भर्ती हुआ हूं, जिसमें भारतीय सेना ने मेरे फिजिकल और मेरे रिटन टेस्ट में मेरी बहुत सहायता की और मुझे ये गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, जिससे मेरे परिवार वालों का नाम रोशन हो, मेरे गांव का नाम रोशन हो। पहले हमारे पास दौड़ने के लिए रोड नहीं था। हमने सीईओ साहब से बात की और उन्होंने हमारे दौड़ने के लिए हमें रोड दिया और हर साल यहाँ दौड़ कराते हैं। I have spent 17 years in this organization and this decision was the one we were waiting for a very long time, I guess, and we are very happy and this is a very encouraging decision which has come in favor of not only me personally but all the women officers who were serving in the organization and were looking forward to having a career in the army. A major step taken by the Supreme Court in granting the permanent commission to the women officers in the army. I'm sure we'll see many more women joining the army and taking it as a career option, because now you know how to go about and for a longer duration. हम बैकवर्ड एरिया से हैं तो हमें हर चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिलती इधर, तो ना हम बाज़ार जा सकते हैं, टाइमिंग भी बहुत लग जाता है, गाड़ियाँ भी जहाँ से टाइम से जाती हैं, तो इधर से हमें कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने को मिला, बहुत प्रैक्टिस मिली हमें, जिससे हमें कॉन्फिडेंट भी बहुत आया, तो उस वजह से हमें बहुत फैसिलिटी मिली इधर से। आखिरकार 48 सालों बाद ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंध समाप्त कर लिए हैं। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए कराए गए ब्रेक्जिट वोट द्वारा तय की गई संक्रमण की अवधि नए साल की पूर्व संध्या पर समाप्त हो रही थी। अब यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते को लेकर लोगों के मन में तमाम आशंकाओं के बीच ब्रिटेन में ब्रेक्जिट समर्थक इसे यूरोपीय संघ और नियमों के मकर जाल से ब्रिटेन को मिली नई आजादी के तौर पर देख रहे हैं।
नए साल पर हर तरफ जश्न का माहौल है। दिल्ली स्थित सीमा सुरक्षा बल के छावला कैंप में भी जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जवानों ने अपनी प्रतिभा से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने एक के बाद एक बेहतरीन नगमे पेश किए। आप इन नगमों का लुत्फ उठाएं और हमें यहीं इजाजत दें। नमस्कार। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India. Prime
Minister Narendra Modi lays the foundation stone of lighthouse projects under Global Housing Technology Challenge India across 6 states via video conferencing. Says these projects will showcase the best forms of technology used for public welfare, which will make us proud that our nation is leveraging such technology to give an impetus to development trajectory. Prime Minister Narendra Modi says the government is committed to giving a boost to the real estate sector, says affordable rental housing complex is another initiative of the government in real estate sector, and various steps are being taken to revive demand in real estate sector, highlights ease of doing in construction sector. Health Minister Dr. Harshvardhan reviews preparedness for dry run of COVID-19 vaccination in Delhi to be conducted tomorrow. 3 districts of Delhi to have dry run of COVID-19 vaccine. Says dry run for COVID-19 vaccine will be held at Daryaganj, GTB Hospital and one private hospital in Delhi. Goods and services tax revenue collection for December 2020 records all-time high since implementation of GST in 2017. A total of 1,15,174 crore rupees gross GST revenue collected in December, an increase of 12% as compared to the same month last year. Delhi NCR shivers under cold wave as conditions intensify due to snowfall in hills covered by thick fog. Delhi records lowest temperature of 1.1 degrees Celsius since 2006. Winter peaks in several parts of the country, including Punjab, Haryana and Rajasthan. Weathermen predict rain by tomorrow. As a year of patience and self-reliance bids adieu, 2021 arrives with new hopes amidst night curfews imposed in different parts of the country. People welcome the new year with vigor and caution. The pandemic dampens New Year celebrations around the world too. In international news, the United Kingdom leaves the European Union's economic and political orbit in a historic departure 4 years after Brexit vote. At 11 p.m. in London last night, the UK exits the bloc's single market and customs union as the Brexit transition period came to an end. Hello and welcome. You're watching DD India with me, Munmun Bhattacharya. Let's get started with our top story. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of lighthouse projects under the Global Housing Technology Challenge India across 6 states today. The lighthouse projects showcase the best of new age alternate global technologies, materials and processes in the construction sector for the first time in the country. Speaking on the occasion, PM Modi said these 6 projects will give a new direction to housing projects in the country. He added that the GHTC provided us the scope of incubating and innovating new technologies for construction. लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। The Prime Minister said that the Affordable Sustainable Housing Accelerators India program is being run in the country to promote research and startups in modern housing technology. अलग-अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलिएंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे।
Lighthouse projects are being constructed under GHTC India, which envisages to provide an ecosystem for adoption of innovative technologies in the housing construction sector in a holistic manner. The LHPs are being constructed at Indore, Rajkot, Chennai, Ranchi, Agartala and Lucknow. Union MOS for Housing and Urban Affairs, along with Chief Ministers of Tripura, Jharkhand, UP, Madhya Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu and Andhra Pradesh were present on the occasion. Prime Minister Narendra Modi also released a certificate course on innovative construction technologies named Navarithi, which is new, affordable, validated research innovation technologies for Indian housing. PM stressed that the course will lead the way forward towards optimum use of high technology in housing sector. टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमल्टेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। On the occasion, a book titled Alternative and Innovative Construction Systems for Housing and Compendium of 54 Innovative Emerging Technologies shortlisted under GHTC India was also released by the Prime Minister. Prime Minister also gave out annual awards for excellence in implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana Urban Mission. In the category of best performing states, UP bagged the first position, followed by Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. In the northeast region, Tripura bagged the award for best performing state. Prime Minister said that now focus remains on needs of marginalized and poor sections of society. अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों पर। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर घर की जियो टैगिंग की जा रही है। जियो टैगिंग के कारण हर चीज का पता चलता है। इसमें भी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। Prime Minister also announced winners under Affordable Sustainable Housing Accelerators India or ASHA India. Awards were given to 6 best potential winners, providing incubation and acceleration support. They were Saltech Design Labs Ahmedabad, Green Forms Faridabad, Cohemp Agroventures based in Uttarakhand, Gowda Togasin Homengi in Gurugram and Prashak Techno Enterprise in Pune.